हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक क्रमिक रूप से बताने का, समझाने का प्रयास किया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को एक सिस्टम से पढ़ने का। तो आधुनिक भारत का इतिहास को शुरू करते हैं सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, यूरोपीय कंपनियों के आगमन। और इसके पश्चात हम बात करेंगे, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात ब्रिटिश सत्ता का उत्थान होगा। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान देखेंगे। और इसके बाद ही हम बात करेंगे मुगलों का पतन देखेंगे, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो मुगल साम्राज्य का पतन देखेंगे। और इसके पतन के पश्चात ही दो विदेशी आक्रमण हम देखते हैं। जो विदेशी आक्रमण होते हैं, विदेशी आक्रमण, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है आप देखिएगा। तो मुगल का पतन, इसके पश्चात हम बात करेंगे कुछ नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय देखेंगे। अब नवीन राज्यों का उदय में हम बात करेंगे जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, अवध, बंगाल, इनके हम बात करेंगे नवाब का। फिर हम बात करेंगे जो राजस्थान है, उसमें हम बात करेंगे राजपूत के। तो राजस्थान के राजपूत हो गए, जैसे शॉर्ट में लिखते हैं राजपूत की हम बात करेंगे। फिर दिल्ली हो गया, फिर मथुरा, आगरा, इनके बारे में हम बात करेंगे जाट का। जाट, तो राजपूत हो गए, जाट हो गए। फिर हम बात करेंगे पंजाब के सिख, पंजाब के हम बात करेंगे सिखों के। फिर मैसूर हो गया, मैसूर के हैदर अली, मैसूर के हम बात करेंगे हैदर अली, मैसूर में हम बात करेंगे हैदर अली के। फिर बात करेंगे हैदराबाद की स्थापना करते। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद, इसकी स्थापना किए थे चिनक्लेज खां। फिर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हुए सादुतुल्ला खां। सादुतुल्ला खां। इसके बाद अगर हम बात करें इसी में ही, तो हम मराठा राज्य या फिर संघ की बात कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे मराठा राज्य, मराठा राज्य या फिर संघ की हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, पुणे के पेशवा, पुणे के हम बात करते हैं पेशवा। फिर हम बात करेंगे नागपुर के भोंसले, नागपुर से शॉर्ट में लिखते हैं नागपुर के हम बात करेंगे भोंसले। फिर नागपुर के भोंसले के बाद ही हम बात करेंगे बड़ौदा के गायकवाड़, इसकी हम बात करेंगे गायकवाड़। बड़ौदा के गायकवाड़ के बाद हम बात करेंगे इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर। और इसी में हम बात करेंगे ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो इनके राजधानी है ये सब। पेशवा हो गए, पेशवा के पुणे, भोसले के नागपुर, गायकवाड़ के बड़ौदा, होलकर के इंदौर, सिंधिया के ग्वालियर। इसके बाद हम बात करेंगे जो हम लोगों का 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की विद्रोह। तो हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह हम बात करेंगे। हालांकि आज का जो क्लास है इसमें मैं जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको एक क्रमिक से सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इतिहास के स्टूडेंट को जो स्टार्टिंग के मतलब नए नए जब प्रवेश करते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअल में पढ़ना क्या पड़ता है। तो इसको जो है मैं एक क्रमिक रूप से बताऊंगा। हालांकि इसके पश्चात इसी सिस्टम से कुछ वीडियोज भी आएंगे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके अगर पहले की बात करें तो उसके 100 साल पहले, मतलब 1757,
1757 में हुआ था प्लासी विद्रोह और 1857 में हुआ सिपाही विद्रोह। तो 1757 और 1857 इनके मध्य जो विद्रोह हुए हैं, उनके बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज रखना होता है। जैसे बात करें नागरिक विद्रोह हुआ, फिर किसानों का आंदोलन हम बात करेंगे, फिर इसी में सैनिक विद्रोह हम बात करेंगे, फिर आदिवासी या फिर जनजाति का बात करेंगे। आदिवासी या जनजाति, उनके जो विद्रोह हुए, आंदोलन हुए हैं, उनका थोड़ा सा हमको इस 1757 से 1857 के बीच में हमको पढ़ना है। 1857 का विद्रोह हो गया, सिपाही विद्रोह। अब जब 1857 का विद्रोह हो गया, इसके पश्चात जब अंग्रेज ब्रिटिश जीत जाते हैं तो उनके जो शासन व्यवस्था है उनमें परिवर्तन हो जाती है। पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कंपनी का शासन व्यवस्था था, और इस विद्रोह के बाद जो है जो प्रशासन है वो सीधे क्राउन के पास चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी और क्राउन, कंपनी या क्राउन, इसका हम प्रशासन बात करेंगे। तो इस विद्रोह के बाद जो प्रशासन है वो सीधे चले जाते हैं क्राउन के पास, और इसके बाद 1857 के बाद अगर हम बात करें तो कुछ हम जनजाति और किसान आंदोलन भी देखते हैं। इसके बाद जनजाति और किसानों का आंदोलन देखते हैं। हालांकि आज़ादी प्राप्त करने के लिए अचानक मिला नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो जनजाति और किसान का जब हो जाता है, इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसमें बात करें से पहले हम इसके पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले आंदोलन के बाद हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके हम बात करेंगे पूर्व और पश्चात जो संगठन है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमको रखना होता है। इसके पूर्व और पश्चात के जो संगठन हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये 28 दिसंबर 1885 को जो है इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की। इसमें हमको मेनली क्या पढ़ना है, इसमें हम बात करते हैं कि पहले तो वर्ष देखते हैं, जैसे 1885 की बात करें किस जगह पर हुआ था, स्थान हम बात करेंगे, मीटिंग जहाँ बैठकी होती है कहाँ हुआ था, फिर अध्यक्ष कौन किए थे, और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स पढ़ना है, महत्वपूर्ण विवरण हमको बात करना है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला वाला 1885 को बम्बई में हुआ था, और व्योमेश चंद्र जो है इसके सबसे पहले अध्यक्ष हुए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति है, ब्रिटिश के आर्थिक नीति हम बात करेंगे और उनके प्रभाव की हम बात करेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसमें हम बात करते हैं साम्राज्यवाद की, उपनिवेशवाद की बात करेंगे, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फिर बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था की हम बात करेंगे, भूमि से रिलेटेड है। तो ये हम बात करेंगे ब्रिटिश के आर्थिक नीति में। और इसी के पश्चात हमको पढ़ना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, सुधार आंदोलन हम बात करेंगे, सुधार आंदोलन। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सुधार आंदोलन होती है वो हिंदुओं में देखने को मिलती है, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं मिलती, पारसी में हम देखते हैं। हिंदुओं की बात करें तो जो सुधार आंदोलन हुए हैं इसमें हम बात करेंगे आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की, फिर बात करेंगे रामकृष्ण मिशन हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया। मुस्लिम की बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन। फिर अगर हम बात करते हैं सिख की, तो सिख में हमको मेनली जो है परमहंस मंडली के बारे में बात करना है। और सॉरी, ये सिख में नहीं, हम बात कर रहे हैं ये पारसी वाले में परमहंस मंडली। और सिख वाले की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे नामधारी आंदोलन सिख वाला में। मुस्लिम में हम बात करेंगे
अलीगढ़ आंदोलन, और पारसी वाले में परमहंस मंडली। तो इस प्रकार से हम जो है सामाजिक, धार्मिक और सुधार आंदोलन का हम बात करते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, और उनके द्वारा जो आजाद हिंद फौज गठित की, आजाद हिंद फौज, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सुभाष चंद्र बोस हो गए, फिर इनके जो आजाद हिंद फौज है उसके बारे में बात किए। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में शिक्षा और समाचार पत्र का विकास। तो हम बात करेंगे भारत में शिक्षा और समाचार पत्र, इसका हम विकास देखेंगे, समाचार पत्र का विकास देखेंगे। और इसी के बाद ही जो हम लोग का इंडियन हिस्ट्री है, इसका एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये जो आंदोलन है वो हमको एक्चुअल में पढ़ना होता है, ये कांग्रेस के स्थापना के बाद 1885 से हमको ले जाना पड़ता है 1947। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और अक्सर जो क्वेश्चन होता है वो इसी से ही पूछता है। इतना बड़ा टाइम पीरियड अगर देखा जाए इसको, तो ये हो गया 15 और उधर 47, करीब 60 से 65 साल का ये हिस्ट्री है। 60 से 65 साल का जो इतिहास है, इसको हम जो बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो हो जाता है उदारवादी चरण। इस चरण को हम उदारवादी चरण सबसे पहले डिवाइड करते हैं। फिर हम बात करेंगे उग्रवादी चरण, और इसके बाद हम अंतिम रूप से बात करेंगे गांधीवादी चरण की हम बात करें। अगर इसके टाइमिंग की बात करें जो 1885 से 1947 तक है, इस टाइम को अगर उदारवादी चरण को दे तो इसका टाइम हो जाएगा 1885 से लेकर ये चला जाएगा बंगाल का विभाजन 1905 तक। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर ये चला जाएगा 1919, याद आ रहा होगा 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, ये इसी में हम बात करेंगे। अगर गांधीवादी चरण की बात करें तो ये 1919 से लेकर 1947 तक पहुंच जाएगा। अगर इसके महत्वपूर्ण जो नेता हुए, हालांकि गांधीवादी में मेनली गांधी के बारे में हमको पढ़ना है, और उदारवादी की अगर हम बात करें इसमें हमको पढ़ना पड़ता है जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए, फिर बदरुद्दीन तैयबजी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, फिर हो गए गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। अगर उग्रवादी चरण की बात करें, इनके जो नेता हुए वो हुए लाल बाल पाल, हमको पता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, फिर पी से जो है लाल बाल पाल हो गए। फिर हम बात करते हैं अरविंद घोष की हम बात करते हैं। इसके बाद गांधीवादी चरण में हम बात करेंगे मेनली गांधी का। तो इस प्रकार से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो हम लोग का 3 चरण से समझते हैं। हालांकि इसके अगर हम बात करें, ये जो 1885 से 1947 तक का टाइम है, इसमें जैसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुए, सबसे पहले तो हुए 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो गया। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो जाती है। 1905 के बाद 1911 में दिल्ली दरबार हो गया। फिर 1914 से लेकर हम बात करेंगे 18 तक प्रथम विश्व युद्ध की। अगर 1919 की बात करें तो 1919 में हो जाती है हम लोग का जो रोलेट एक्ट पारित करते हैं वो। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। फिर 1919 में ही शुरू हो जाती है खिलाफत आंदोलन। 1920 में हो जाता है असहयोग आंदोलन। 20 के बाद 22 में होता है चौरी चौरा कांड। फिर 22 के बाद 27 में देखें तो साइमन कमीशन, और 27 के बाद 30 में देखें तो 30, 31, 32 ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 30 में ही हम बात करेंगे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च हम बात किए। फिर 30 के बाद हम बात करें 40 में, तो 40 में हो जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 40 में ही पाकिस्तान की मांग होती है। 40 के बाद अगर हम बात करते हैं 42 में 1942 की, तो उसमें हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 46 की अगर हम बात करें तो 46 में स्वराज की मांग, और 47 में हो जाएगा हम लोग का स्वतंत्रता की प्राप्ति।
तो वो चीज हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है इम्पोर्टेंट जो पर्सन हुए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट जो पर्सन हुए, जैसे हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, फिर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में हो गए एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, पंडित रमाबाई। तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो पर्सन है इनके बाद हम बात करेंगे गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर हम बात करेंगे वायसराय की। अगर गवर्नर तो ठीक है, गवर्नर बंगाल का हुए, बंगाल के गवर्नर। फिर गवर्नर को फिर बाद में जो है बंगाल में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिए गए। फिर हम बात करेंगे बंगाल के ही गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर हम बात करेंगे फिर बात करेंगे वायसराय की। अगर गवर्नर की बात करें तो बंगाल के सबसे पहले जो गवर्नर हुए वो हुए रॉबर्ट क्लाइव। फिर जो अंतिम गवर्नर हुए वो हुए वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हुए वो वही वारेन हेस्टिंग हुए। अगर बंगाल के अंतिम अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो इसमें हो जाएंगे विलियम बेंटिंक। और अगर भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम बात करें तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अगर हम बात करें गवर्नर की तो सबसे पहले हुए गवर्नर बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, फिर हुए अंतिम वारेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग, और बंगाल के अंतिम हो गए विलियम बेंटिंक, अंतिम हो गए। और अगर इंडिया के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो उन्हीं से स्टार्ट हो जाएगा विलियम बेंटिंक। और भारत के अगर अंतिम बात करें तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। और भारत के पहले वायसराय बोलेंगे तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। और भारत के अंतिम अगर वायसराय की बात करें तो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अगर पहले वायसराय की बात करें गवर्नर जनरल तो वो हुए माउंटबेटन। अगर भारत के ही बोला जाए तो सी राजगोपालाचारी हो जाते। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो है इतना भी हार्ड नहीं है, वो माइंड में इजीली आ जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास की हम बात करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास की हम बात करेंगे। अगर भारत की संवैधानिक विकास की बात करें तो ये विकास हम दो प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले जो 1773 जो बात करेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है संवैधानिक विकास 1773 से लेकर ये चला जाएगा। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके पहले 1853 में चला जाएगा। और इसके बाद जब 1857 का क्रांति हो जाएगा, जब ब्रिटिश जीत जाएगी, तो जो विकास है जो कि उसके बाद अगर हम बात करें प्रशासन है वो सीधे चले जाएगी ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ब्रिटिश क्राउन हम देखेंगे और वो देखेंगे 18 वो क्रांति के बाद 57 के बाद 58 और उसके बाद हम देखेंगे सीधे 1947 में हम बात करें। तो भारत का संवैधानिक विकास हम बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी का प्रशासन हम बात किए 1773 से 1853 तक। फिर हम बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947 तक। और इसके पश्चात हालांकि हम जो है इतिहास को 1947 तक ले आए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता के पश्चात की बात। मैंने लेक्चर 1 में बोला था कि इतिहास जो है प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। आधुनिक हम लेते हैं 1947 तक, लेकिन 1947 के बाद की अगर हम बात करें तो वो जो इतिहास है वो हम बात करेंगे स्वतंत्र के पश्चात भारत की हम बात करेंगे। इसका इतिहास जो कि 1947 से लेकर हम अभी वर्तमान तक ले आएंगे। मैंने उस वीडियो में वहां भी बोला था कि इतिहास जो है एक मूवी है और इसे मैं अज्ञात काल से लेकर वर्तमान तक ले आऊंगा। तो आज फाइनली हम जो है इतिहास को अज्ञात काल से लेकर अभी वर्तमान तक ले आए हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है संविधान
संविधान का निर्माण बात करेंगे, और इसी में हम बात करेंगे विभाजन की चुनौती बात करेंगे। विभाजन की चुनौती हम बात करेंगे। चुनौती, जब देश आज़ाद हो गया, हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जब ये दोनों राष्ट्र का विभाजन हो जाता है तो विभाजन के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो भारतीय थे वो माइग्रेट हो गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया आ गए। तो इससे जो है अब अपना जो अपार धन संपत्ति है वो अपना जगह में छोड़ आए। पाकिस्तान वाले जब इंडिया आए तो पाकिस्तान में छोड़ के आए, और इंडिया वाले जब चले गए पाकिस्तान तो उनकी जो धन संपत्ति है हजारों लाखों करोड़ों में, वो अपने यहाँ छोड़ के चले गए। तो इससे जो है उनके जीवन आगे के लिए बहुत सारी चुनौतियां आने लगी। तो वो चीज हम यहाँ बात करेंगे, और इसी के पश्चात हम बात करेंगे भारत का संबंध बात करेंगे। भारत का जो संबंध है दूसरे देश के साथ, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना जो कि बहुत ही खराब स्थिति है, फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ हम बात करेंगे, फिर सोवियत संघ, यूनाइटेड नेशन, इनके बीच का हम संबंध देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप आधुनिक भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी बनाया हुआ है। अगर आप नए हैं तो उन वीडियो को भी देखिए, और सिस्टम से एक क्रमिक रूप से जो हम इतिहास को पढ़ते हैं वो मेरे द्वारा पढ़ने का प्रयास कीजिए। आई होप ये जो वीडियो है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही आज का वीडियो बस इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।